नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी यूपी ट्रिपल सीपीईटी के लिए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि कल हम लोगों ने देखा था भारत शासन अधिनियम 1919। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते लिखे हैं, क्या लिखा है कि भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो देखिए इसे बोलते हैं, इसे मील का पत्थर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत का संविधान हम लोगों का भारत बन के तैयार हुआ था तो वो इसी का बेस था, तो इसे बोलते हैं मील का पत्थर। अगर पूछे भारत शासन अधिनियम, अगर कौन सा अधिनियम मील का पत्थर कहा जाता है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। और ये पूछे कौन सा संशोधन मील का पत्थर कहा जाता है तो बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन। याद रहेगा आपको, ठीक है। और वैसे भी 42वां संविधान संशोधन आपको हर क्लास में, ठीक है, पढ़ने को मिलेगा। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हर बार आता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि राजा कौन थे उस समय ब्रिटेन में, तो थे जॉर्ज पंचम। वायसराय कौन था? वेलिंगटन वायसराय थे उस समय, ठीक है। प्रावधान क्या किए गए, तो इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, इसमें कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। मौलिक अधिकारों की बात इसमें नहीं की गई थी, ठीक है। जबकि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रस्तावना थी, ठीक है। इसमें कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। मौलिक कर्तव्यों की बात भी इसमें नहीं की गई थी, ठीक है। इसमें क्या क्या था, तो देखिए इसमें क्या क्या था। इसमें 14 भाग थे, धाराएं 321, 10 इसमें अनुसूचियां थी, ठीक है। इसे संवैधानिक निरंकुशता वाला एक्ट कहा गया है, ठीक है। आगे देखो, इसके तहत क्या हुआ था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। किसकी? अखिल भारतीय संघ की इसमें स्थापना की गई थी। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन हुआ था, ठीक है, जिसमें 11 प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और प्लस देशी रियासतों को जोड़ने को कहा गया था। लेकिन देशी रियासतों के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो चाहें तो इसमें आएँ, ना चाहें तो वो ना आएँ, ठीक है, चाहे तो वो स्वतंत्र रहें। तो भैया कौन किसी के अंडर में काम करना चाहेगा, तो वो लोग स्वतंत्र रहें। अब जब शक्तियों का विभाजन हुआ तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए सूचियाँ तैयार की जाएंगी, विषय बनाए जाएंगे कि कौन कौन विषय किसके अंडर में आएंगे। तो इसी के तहत क्या हुआ, इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ कि संघ सूची बनाई गई, ठीक है, राज्य सूची बनाई गई, समवर्ती सूची बनाई गई और अवशिष्ट सूची बनाई गई, ठीक है। अब इसमें अगर विषय पूछे, विषय तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, लेकिन तब भी आपको ध्यान होना चाहिए कि संघ सूची में कितने विषय थे। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे और अवशिष्ट सूचियाँ, ठीक है। देखो संघ सूची जो मामला था वो वायसराय देखते थे, वायसराय के पास था उसकी शक्तियाँ। राज्य सूची का मतलब क्या हुआ, राज्य के पास है। समवर्ती का मतलब क्या हुआ, राज्य केंद्र दोनों के पास है। और अवशिष्ट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वायसराय के पास ये शक्ति दी गई थी। लेकिन ये फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, तो ये जो चीज़ थी ये फेल हो गई, इसमें कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है। अब देखो प्रांत में क्या हुआ कि द्वैत शासन की समाप्ति हो गई। जो 1919 में प्रांत में द्वैत शासन लागू हुए थे वो द्वैत शासन समाप्त हो गया और प्रांतों में चुनाव हुए। 1937 में चुनाव हुए और इसमें देखिए भारत परिषद का अंत किया गया था। इसी एक्ट के तहत भारत परिषद, वही जो 1858 में जो भारत सचिव का जो पद बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ, यानी मुस्लिम और जो हिंदू मुस्लिम जो था उसका ज़्यादा विस्तार हो गया और इसमें मुस्लिम, दलित, महिला और मजदूर को भी शामिल कर लिया गया, यानी महिला और मजदूर को भी शामिल किया गया। और इसी में आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। और एक्ट कौन सा? 1934, ठीक है। इसी के तहत क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। और एक्ट कौन था? 1934 का इसके लिए एक्ट था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? देखिए ये क्वेश्चन अभी आया है एनटीपीसी के एग्जाम में कि मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक्ट पूछ ले तो आपको 1934 लगाना है, ठीक है। प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। जब मैंने आपको बताया था 1926 का ली आयोग, उसमें यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया और इसी के तहत जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, दिल्ली में। और वर्तमान में ये उच्चतम न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय लिखा है, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। इसके हेड कौन थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नाम आपसे पूछेगा। तो सर मॉरिस गुएर जो थे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, स्वतंत्र भारत से पहले की बात कर रहे हैं।
मताधिकार का विस्तार हो गया, 10% इसमें और मताधिकार को बढ़ा दिया गया। मतलब पहले क्या था कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग वोट कर सकते थे, जमींदार लोग वोट कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ और छूट दी गई और 10% लगभग और लोगों को बढ़ा लिया गया इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लास आज की छोटी रहने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आगे जो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको अलग ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें संविधान सभा का गठन होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगी, कुछ लोग कुछ बातें कहेंगे तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे, इसलिए इसको यहीं पे रखते हैं और उसको अलग अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है, देखते रहिए इसको। केंद्रीय विधानमंडल सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 260, लोकसभा के सदस्य 375, जो प्रत्यक्ष व सीमित मताधिकार पर, अभी भी सीमित मताधिकार है, मतलब सीमित, मतलब कुछ ही लोग वोट कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए महत्वपूर्ण जो कथन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसने किसने कथन, ये कौन किसने कहा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे प्रश्न है जो आपको बहुत अच्छे पेपर में देखने को मिलेंगे, UPSSC PET में शायद ना पूछे जाए क्वेश्चन ये। तो नेहरू ने क्या कहा था इसके बारे में, कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों रहित जो है इंजन रहित गाड़ी है और दासता का एक नया अधिकार पत्र है। ये किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था इसके लिए। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था कि यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से खोखला है। तो ये बात किसने कही थी, मदन मोहन मालवीय ने यह बात कही थी, ध्यान रखेंगे। देखिए फिर 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, वरना लोग बर्मा भी नौकरी कर रहे होते सरकारी, वहाँ के लोग भी तैयारी कर रहे होते। संविधान सभा के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए संविधान सभा के बारे में संविधान की मांग कब कब उठी, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया मैंने। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ था कि 1894-95 में बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वराज विधेयक पेश किया था, तो वहाँ पर संविधान सभा की मांग के रूप में, ठीक है, मतलब वहाँ पर संविधान सभा की मांग एक तरीके से एक कैसे अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये इसका स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया था, बाल गंगाधर तिलक ने 1894-95 में। ठीक है, कहीं कहीं 94, कहीं कहीं 95 लिखा, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। 1922 में क्या हुआ था, गांधी जी ने संविधान सभा की बात अपनी पत्रिका हरिजन में की थी। हरिजन किसकी पत्रिका, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो गांधी जी की ये पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत लोग वहां पर कर देते हैं। ठीक है, 1934 में MN रॉय ने औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की औपचारिक रूप से या औपचारिक तौर पर मांग कब की गई थी, तो 1934 में MN रॉय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, MN रॉय के द्वारा। ठीक है, 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। तो कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी, 1935 में। ठीक है, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ये सन आपको याद रखना है, ये सन जितने भी हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1936 में वयस्क मताधिकार की बात की थी संविधान सभा के लिए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, JL नेहरू ने। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग की थी JL नेहरू ने 1936 में। ये ध्यान रहेगा आपको, 1936 में। आगे थोड़ी और बातें देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए क्या हुआ था कि संविधान सभा की मांगें बहुत तेज उठ रही थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई नहीं मान रहा था। सब कहते थे कि हमारा साथ दो, हम आपका जो है आपकी बात मान लेंगे। तो हुआ क्या था कि देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब भी यही बात कही गई थी कि आप हमारा साथ दें, हम आपकी मांगें पूरी कर देंगे, आपकी मांगें मान लेंगे। लेकिन क्या हुआ था कि उसकी जगह क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट को लाया गया था। ठीक है, लेकिन अब की बार भड़के हुए थे भारतीय और काफ़ी पीड़ित थे। अब की बार बात मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं, पहले हमारी संविधान सभा की मांग आप सुनिए, उसके बाद हम आपका कुछ भी जो भी आपकी बात है वो मानने को वो सोचेंगे हम लोग, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग करेंगे। तो भाई कहा कि अगस्त प्रस्ताव में ये मीटिंग हुई, तो ये कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा जो है संविधान सभा मान ली गई। तो पहली बार संविधान सभा कब मान ली गई, ये जो संविधान सभा की जो मांग थी ये कब मान ली गई, तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में। लेकिन हुआ क्या, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विवाद हो गया, तो ये वहीं से ये फेल हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, वहाँ पर भी यही बात हो गई, विवाद हो गया, फेल हो गया। फिर हुआ शिमला समझौता, वेवल योजना, इसको वेवल योजना भी कहते हैं, 1945 में। फिर यहाँ पर ये भी फिर भी मतलब बात बनी नहीं और ये भी फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बार बार ये फेल हो रहा था, तो कैबिनेट मिशन आया। ये कैबिनेट मिशन भेजा गया 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया। ठीक है, इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, इसी के द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था,
तो इसी के द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, उस समय यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से संविधान सभा की गठन कर दिया गया था। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, जैसे उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? उस समय ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज सिक्स थे, उस समय ब्रिटेन के राजा थे। और प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी को बिलोंग करते थे। 1945 से 1951 तक, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसा बताते हैं लोग कि जो क्लीमेंट एटली थे ये थोड़ा सा उदारवादी थे, भारत की ओर से, भारत के प्रति थोड़ा सा उदारता रखते थे, ऐसा बोलते हैं लोग। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। सदस्य कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। तो 2 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। तो 10 मिनट का वीडियो बना है, कोई बात नहीं, छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन ये 1 घंटे की क्लास है। आप चाहे तो मेरी पूरी क्लास देख सकते हैं, पिछली जो बनाई है मैंने, तो वहाँ पर ये क्लास थी पूरी 35 मिनट की। तो यहाँ पर 10 मिनट में निपट गया, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पर ज़्यादा मैं समय ले भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब UPSC PT का नोटिफिकेशन आएगा तब 2 महीने भी आपको ठीक से नहीं मिलने वाले हैं। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए, सर ये इकोनॉमिक्स स्टार्ट करिए, तो देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें इसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो आप कम से कम तैयार करें। इससे बाहर क्वेश्चन ये अगर क्वेश्चन आए तो आपसे गलत क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है, UPSC का PT का सिलेबस जो है बहुत ही डीपली दिया हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं जो आपसे होना, क्योंकि उसके बाद और सारे भी एग्जाम होंगे, वो तो खाली एक प्री मान सकते हैं सबके लिए। ठीक है, लेकिन तभी पढ़ना तो पड़ेगा। तो UPSC को मैंने स्पेशल जो है फोकस किया है, UPSC PT को। तो YouTube पे जो है UPSC PT का सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी मेरे YouTube चैनल पर। तो चैनल पर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेकर हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को खूब ढेर सारा शेयर करें, अच्छी कमेंट करें। अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो कमेंट करे बगैर मत जाइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करिए, बताइए, अपनी राय दीजिए, अपने सुझाव दीजिए। जो भी आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है, कमेंट करना है आपको, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। तो हिस्ट्री भी आप देख रहे होंगे। हिस्ट्री तो मैंने आपको UPSC PT के लेवल को ही लेके चला है, कि UPSC PT का जो सिलेबस दिया हिस्ट्री वाला, बस वही पढ़ेंगे हम लोग, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, तो यही पे बात खत्म करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।